तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर राम रहीम की स्टोरी लेके आया हूँ, ड्रैकुला बालक। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ओह, रहीम का जीवन खतरे में है। ड्रैकुला बालक ने पलंग पर बेखबर सोए पड़े रहीम की गर्दन की ओर अपने भयानक पंजे बढ़ाए। तभी राम ने उस पर छलांग लगा दी। आह उफ, इस बार तुम नहीं बचोगे शैतान। अरे बाप रे ड्रैकुला बालक। सहसा रहीम फुर्ती से उठकर स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। आज तुम दोनों की मौत निश्चित है। जल्दी से रोशनी करूं वरना राम का बचना असंभव होगा। उफ। और फिर रहीम ने जैसे ही बिजली का बटन दबाया, आई आ गए बच्चों के होश ठिकाने। हे ईश्वर, जान बची। दूसरे ही पल ड्रैकुला बालक प्रकाश से भयभीत हो खिड़की की ओर भागा। राम, उसे पकड़ो, बच कर ना जाने पाए। नाम राम उसके पीछे लपका, लेकिन आह, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राम के माता पिता दौड़े हुए वहां पहुंचे। दरवाज़ा खोलो राम बेटे, दरवाज़ा खोलो। रहीम, दरवाज़ा खोलो बच्चों। राम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम दरवाज़ा खोलो, शायद मम्मी डैडी हैं। रहीम ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ बेटा? ओह, यह राम को क्या हुआ? यह चीख कैसी थी? डैडी, मैं केवल इतना जानता हूँ कि अचानक ही हमारे कमरे की खिड़की खुली और एक भयानक आकृति का मौना अंदर आया। फिर राम ने सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। ओह, वह अवश्य ड्रैकुला बालक होगा। हमारे बच्चों की जान खतरे में है, हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। बेकार है मम्मी, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हाँ आंटी, आप हमारी चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है बेटा, लेकिन अपने रिवॉल्वर अब हमेशा अपने साथ रखना। ड्रैकुला बालक का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही करेंगे डैडी, आप आराम कीजिए। कर्नल राघव और राधा देवी के जाने के पश्चात ड्रैकुला बालक हमें मौत के घाट उतारने यहाँ तक भी पहुँच गया। राम, अब क्या होगा? चिंता मत करो, एक न एक दिन वह हमारे यहाँ तो मारा जाएगा, लेकिन अब हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर कुछ देर बातचीत करते रहने के पश्चात वे दोनों सो गए। उधर भूत महल में यह इंजेक्शन स्मृत इंसान को मांस विहीन करके एक कंकाल में परिवर्तित कर देगा। फिर मैं इसे प्राण फूंक कर एक ऐसे जीते जागते मानव कंकाल का निर्माण करूंगा जिसे जीवित इंसानों के समान बोलते चलते और कार्य करते देख दुनिया दंग रह जाएगी। और फिर इंजेक्शन लगाने के कुछ क्षण पश्चात, हा हा हा, मेरा एक और महान प्रयोग दुनिया में तहलका मचाने के लिए सफल होने जा रहा है। अब इसमें केवल प्राण फूंकना है। जीवन पड़ते ही यह अजय हो जाएगा। दुनिया का एक ऐसा अद्भुत इंसान जिसका मनुष्य तो क्या, गोला बारूद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसमें प्राण फूकेगी यह मशीन। और फिर शाबाश मेरे फौलादी गुलाम, मैं अजय हूँ मेरे स्वामी, प्रतीक्षा नहीं, आदेश दीजिए। तभी हा हा हा, दुनिया मेरे निर्मित गुलाम का मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर पाएगी। मैं आ गया स्वामी। ओह, तुम आ गए। देखो देखो दोस्त, मेरा नया प्रयोग सफल रहा। इसी खुशी में आज भी भरकर दावत उड़ा लो। लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है स्वामी, मैं अपने काम में असफल रहा स्वामी। राम रहीम फिर बच गए। खैर तुम चिंता मत करो, ये दोनों ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी मौत अब ऐसे ही कंकालों द्वारा होगी। तुम मेरे लिए लाशों का प्रबंध करो। मैं कंकालों की एक सेना तैयार करना चाहता हूँ ताकि मेरी यह सेना पूरी दुनिया को एक कब्रिस्तान बना सके। लाशों का प्रबंध करने में ये कंकाल भी तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा मेरे स्वामी। हा हा हा, बदला लूंगा, भयानक बदला, ऐसा बदला कि दुनिया मेरे नाम से कांपेगी। अगले दिन सुबह एक पुलिस दस्ता भूत महल पहुंचा। तुम लोग चारों ओर फैल जाओ। यस सर। इंस्पेक्टर देव कुछ सिपाहियों के साथ लेकर भूत महल के भीतर प्रविष्ट हुआ। सर, कुत्ते ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, अवश्य ही कोई खास बात है। हाँ चलो देखते हैं। सावधान, शायद कोई खतरा है। चिंता न करें सर, हम अपने खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं, बात अवश्य कुछ है। तभी इंस्पेक्टर देव की दृष्टि छत की ओर उठी। अरे वो देखो सर, ये तो किसी मासूम बच्चे की नूची खुशी लाश है। हाँ, न जाने किसी अभागी का लाल होगा। सर, कहीं यह बच्चा इंस्पेक्टर शंकर का तो नहीं, जिसका कल रात ड्रैकुला बालक ने अपहरण किया था? कहाँ नहीं जा सकता। राम सिंह, तुम तुरंत बाहर जाकर फोन पर फोटोग्राफर्स को सूचित करो, साथ ही एम्बुलेंस के लिए कहना न भूलना। सर। यस सर, मैं जाता हूँ। सूचना पाते ही फोटोग्राफर्स वहां पहुंच गए। सर, क्या इस बच्चे की हत्या के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के हम दावा नहीं कर सकते। इनकी हत्या भी ड्रैकुला बालक के हाथ हुई होगी। खैर, जब फोटोग्राफर्स अपना काम पूरा कर ले तब तुम लाश उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना। यस सर। हवलदार को आवश्यक निर्देश देने के पश्चात इंस्पेक्टर देव आसपास छानबीन करने लगा। अरे वह सफ़ेद वस्तु क्या है? वह एक सफ़ेद रुमाल था। आर, यानी इस रुमाल के मालिक का नाम आर से शुरू होता है। कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर देव ने वह कमाल शिकारी कुत्ते को सूंघाया। शायद ये रुमाल के मालिक तक पहुंचने में हमारी कुछ मदद करे। रुमाल सूंघने के पश्चात कुत्ते बाहर की ओर दौड़े। हवलदार खुशीराम, तुम 2-3 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे आओ। यस सर।
फिर जल्दी कुत्ते भूत महल से बाहर निकलकर एक और सड़क पर बढ़ने लगे। ये तो फोर्ट स्ट्रीट की ओर जा रहा है मालूम पड़ते हैं। कुछ समय पश्चात, सर यह तो कर्नल राघव की कोठी है। कुत्ते किसी भ्रम में तो नहीं फंसे? मैं भी उलझन में हूँ खुशी खुशी राम, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। उस समय राम रहीम अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहे थे। साहब, पुलिस आपसे मिलना चाहती है। पुलिस? पुलिस? ओह चलो मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग कर्नल राघव। मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कारण जानने के लिए कारण जानने के लिए राधा देवी के साथ साथ राम रहीम भी वहाँ पहुँचे। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ कर्नल साहब, दरअसल यह रुमाल हमें यहाँ तक खींच लाया है। रुमाल? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर। क्या बात है स्वामी? राम को देखते ही दोनों कुत्ते उस पर झपटे। यह सब क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? राम बचो। सॉरी कर्नल, मुझे अफसोस है, आपके पुत्र राम को अभी इसी समय हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? क्या जुर्म किया है मेरे बेटे ने? राम पर हत्या करने का संदेह है। हत्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैंने किसकी और कहाँ हत्या की है? आपने एक मासूम बच्चे की हत्या की है और उसकी लाश अपने भूत महल में इसलिए टांग दी ताकि पुलिस इस कांड में भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझे। यह आप क्या बक रहे हैं इंस्पेक्टर? उसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत है यह रुमाल जिसके कोने में आपके पुत्र का नाम राम का पहला अक्षर आर कड़ा हुआ है, जिसे सूंघकर ही कुत्ते यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप साक्षी हैं कि इस गूंगे जानवरों ने इस रुमाल के मालिक को पहचानने में कोई भूल नहीं की है। लेकिन इंस्पेक्टर, रुमाल के घटना स्थल पर मिलने से यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि भूतमाल में मिलने वाले बच्चों की हत्या मैंने की होगी। सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर राम। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले। बाकी हत्या आपने की है अथवा नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी साथ चलूँगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। मम्मी आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही प्रमाणित कर दूंगा कि हत्या मैंने नहीं की। हाँ राधा, धैर्य से काम लो, कानून को अपना कर्तव्य पूरा करने दो। यदि राम वास्तव में निर्दोष है तो कानून उसके साथ पूरा इंसाफ करेगा। जैसे ही वे लोग कोठी से बाहर निकले, हा हा हा, आखिर फंस ही गया भूत महल के चक्कर में। ओह, यह तो वही पागल बूढ़ा है जो हमें भूत महल के गेट पर मिला था। फिर इससे पहले कि राम रहीम उस बूढ़े को रोकने की कोशिश करते, बूढ़ा हंसता हुआ वहाँ से भाग निकला। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, भूत महल में जाने वाला कोई नहीं बचेगा। कौन था यह? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, कोई पागल लगता है। राम ने जानबूझकर उसे असलियत छुपाई थी। इंस्पेक्टर देव राम रहीम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। बैठो, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ मैं पूछूं उसका ठीक ठीक उत्तर मिलना चाहिए। धन्यवाद, कानून की सहायता करके मुझे खुशी होगी। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? और मुझे भी। परंतु इससे पहले कि इंस्पेक्टर देव राम रहीम से कुछ पूछताछ करता, एक अधेड़ किंतु रोबीला व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। गुड नॉन इंस्पेक्टर, कौन है आप और बगैर इजाजत भीतर कैसे आए? अरे चीफ, ओह चीफ। आने वाले व्यक्ति थे बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी। मुझे प्रभात मुखर्जी कहते हैं इंस्पेक्टर, और यह रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। शुक्र है चीफ आ गए। और परिचय कार्ड को देखते ही, ओह आप, सॉरी सर, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। कहिए कैसे कष्ट किया आपने? मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। गुड, चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी की तो हाथ पर तुड़वा बैठोगे। मिस्टर मुखर्जी ने इंस्पेक्टर देव पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि राम रहीम उन्हीं के विभाग के डबल सीक्रेट एजेंट है। पुलिस स्टेशन के बाहर मिस्टर मुखर्जी की कार मौजूद थी। चुपचाप बैठ जाओ, इंस्पेक्टर देव की नज़र हम पर है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। काश एक बार उनसे पूछताछ करने का मौका मिल जाता, तरक्की निश्चित हो जाती। और मिस्टर मुखर्जी राम रहीम को लेकर वहां से चल पड़े। हाँ अब बताओ क्या कहानी है? वह तो बताएंगे ही चीफ, लेकिन पहले आप यह बताइए कि हमारे पुलिस स्टेशन में होने के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? इससे मात्र संयोग ही समझो। मैंने तुम्हारे घर फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि तुम्हें किसी हत्या के आरोप में पुलिस ले गई है। तुम्हारे इलाके में यही थाना पड़ता है, लिहाजा मुझे यहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन आपने हमारी असलियत क्यों छुपाई? ताकि अपराधी यह सोचकर संतुष्ट हो जाए कि तुम दोनों पुलिस के चक्कर में फंस गए हो। तो यह बात थी। ओह, फिर राम ने अब तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुना डाली और अंत में बोला, लेकिन चीफ यह मानना पड़ेगा कि यह कमबख्त ड्रैकुला बालक है। गजब का फुर्तीला, हर बार बच कर निकल जाता है, कल रात भी। इसका मतलब यह हुआ कि वह बालक वास्तव में ड्रैकुला बालक के हाथों ही शिकार हुआ है। बातचीत के दौरान ही कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में कब प्रविष्ट हुई, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। बिल्कुल चीफ, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। हम भूत महल गए थे और वहाँ से साफ बचकर निकल आए थे, तभी शायद वह हमें अपने लिए खतरा समझ कल रात हमें खत्म करने आया था। संयोग से हम बच गए, वरना तब एक बात स्पष्ट है, ड्रैकुला बालक भूत महल में ही रहता है और प्रकाश उसके लिए असहनीय है। मेरे विचार से अब तुम दोनों को बहुत ही सावधानी
सावधान रहने की आवश्यकता है। ड्रैकुला बालक दोबारा भी तुम पर आक्रमण कर सकता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। जल्दी ही वे इमारत के भीतर एक सुंदर सजे सजाए ऑफिस में पहुंचे। आप हमें यहाँ क्यों ले आए चीफ? बैठो, अभी मालूम हो जाएगा। चीफ मुखर्जी ने एक तरफ रखी अलमारी खोली। मैं तुम्हें एक विशेष चीज़ देने यहाँ लाया हूँ। पता नहीं क्या चीज़ देना चाहते हैं। वे तो उसमें से कपड़े निकाल रहे हैं। चीफ मुखर्जी ने अलमारी से 2 जोड़ी कपड़ों के निकाले। ये बुलेट प्रूफ कपड़े हैं। इन्हें पहनने के पश्चात न तो तुम पर गोलियां ही असर करेगी और न ही ड्रैकुला बालक के कील जैसे नाखून व शरीर के कांटे ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। निस्संदेह चीफ, ये कपड़े हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। वाह, अब यह केस तुम दोनों के सुपुर्द है राम। तुम्हें वह ड्रैकुला बालक के आतंक को जल्द से जल्द खत्म करना है। लेकिन यह हत्या का मामला, मेरी गिरफ्तारी के बारे में आप उच्च अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? उसकी तुम चिंता न करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और निश्चिंतता से अपना काम करो। ओके चीफ, हमें इजाज़त दीजिए। उधर लगभग आधी रात को कब्रिस्तान में काले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। जल्दी उतरो। गाड़ी से कुछ भूत प्रेतों जैसे सफ़ेद पोश और ड्रैकुला बालक बाहर निकले। भीतर पहुंचो और सभी ताजी गड़ी लाशों को खोद निकालो। जल्दी, जो आज्ञा। सफ़ेद पोश कंकालों ने द्वार खोला। द्वार खुलने की आवाज़ सुनकर भीतर बैठा चौकीदार चौंका। कौन हो सकता है? शायद फिर कोई नया मुर्दा। फिर टॉर्च संभाल कर चौकीदार द्वार की तरफ बढ़ा। तभी कौन? भूत। सफ़ेद पोशों ने जैसे ही अपने भयानक हाथ चौकीदार की गर्दन की ओर बढ़ाए, भयभीत चौकीदार ने भागना चाहा। नहीं, बचाओ! परंतु वह भाग नहीं सका। ड्रैकुला बालक ने अपने भयानक पंजों से उसकी गर्दन दबोच ली और उसके अपने पहने दांत उसकी गर्दन पर टिका कर उसका खून चूसने लगा। और जब वह चौकीदार का खून चूस चुका, चलो जल्दी अपना काम पूरा करो, तब तक मैं इसे गाड़ी तक पहुंचाता हूं। ठीक है ड्रैकुला, चलो जल्दी से सारी ताज़ी कब्रें खोद डालो। सभी सफ़ेद पोश ताज़ी कब्रों को खोदने में जुट गए। कुछ समय पश्चात सारी ताज़ा लाशें हमने निकाल ली है। जल्दी करो, लाशों को पिछले हिस्से में डालो और निकल चलो यहाँ से। स्वामी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ड्राइवर, गाड़ी सीधे भूत महल के पिछले हिस्से की ओर ले चलो। हम सुरंग के रास्ते भूत महल में प्रविष्ट होंगे। सामने से जाने में खतरा हो सकता है। जो आज्ञा ड्रैकुला। जल्दी ही गाड़ी भूत महल के पिछवाड़े के जंगल में जाकर रुकी और मेरे पीछे आओ। भूत महल तक पहुंचने का दूसरा गुप्त रास्ता। चले आओ। अंतिम व्यक्ति नीचे उतरने के बाद द्वार बंद कर देगा। जब वे लोग सुरंग के रास्ते भूत महल के एक अंडरग्राउंड तह खाने में पहुंचे। मुर्दे ले आए? शाबाश, अब ये मेरी कंकाल सेना में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हा हा हा। अगले दिन देश के तमाम समाचार पत्र विभिन्न कब्रिस्तान व शवगृहों से रहस्यमय ढंग से लाशों को गायब होने का खबरों से भरे पड़े थे। समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चक्कर है। भला लाशों को चुराने से क्या फ़ायदा पहुंच सकता है अपराधियों को? अवश्य इसमें भी कोई गहरा राज है। क्या तुम इन लाशों की चोरी के पीछे ड्रैकुला बालक का हाथ समझ रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ओह, फ़ोन। हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ। यस सर, मैं चीफ मुखर्जी। तुरंत रहीम के ऑफिस पहुँचो। किसका फ़ोन था राम? चीफ मुखर्जी का। चाय खत्म करके फटाफट तैयार हो जाओ, चीफ ने हमें बुलाया है। ओह। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में। राम, यह केस भयानक रुख पकड़ता जा रहा है। अपराधी शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए, वरना लोगों का विश्वास पुलिस से उड़ जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चीफ। वैसे मैं अब कुछ और सोचने पर विवश हो गया हूँ। वह क्या? न जाने क्यों चीफ, इस घटना से मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैकुला बालक के पीछे किसी और ही सुलझे हुए व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का मालूम पड़ता है। यदि ऐसा हुआ तो हमें आने वाली किसी नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहने जा रहा था। लाशों की चोरी अवश्य ही किसी भयानक उद्देश्य के कारण की गई होगी, वरना लाशों से भला किसी का क्या फायदा पहुंच सकता है? जो भी हो राम, तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को निपटाना होगा, चाहे इस सारे कांड के पीछे ड्रैकुला बालक का हाथ ही अथवा किसी और का हो। आप चिंता न करें चीफ, जिस दिन ड्रैकुला बालक हमें दिखाई दे गया उस दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। लाशों की चोरी को लेकर पुलिस विभाग में भी हंगामा मचा हुआ था। शहर में इतना हंगामा मचा हुआ है, जनता पुलिस की नाकामयाबी पर कीचड़ उछाल रही है और आप लोग हाथ पर हाथ रखे अभी केवल तमाशा ही देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अभी तक अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? सब हमें संदेह है कि लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का ही हाथ है। इस बात का प्रमाण हमें कुछ कब्रिस्तानों से मिले हैं। ड्रैकुला बालक, आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बहाना बन गया है, लेकिन मैं अब कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। अपराधी जो कोई भी है वह जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सर, वह एक भूत है, उसे पकड़ना इंसान के बस की बात नहीं। बकवास। भूत प्रेत लाशों की चोरी नहीं कर सकते। वह कोई शैतान इंसान ही है जो अपने को भूत प्रेत साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह मेरा आदेश है कि
यह मेरा आदेश है कि वह 1 सप्ताह के भीतर भीतर पकड़ा जाना चाहिए। और हाँ, शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दो। यस सर। और उधर भूत महल में डॉक्टर शैतान कंकालों की एक पूरी सेना तैयार कर चुका था। हा हा हा, देखो ड्रैकुला, मेरे कंकालों की सेना तैयार हो गई। अब मैं पूरी दुनिया में तहलका मचाऊंगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? आज्ञा? हाँ आज्ञा, तुम सब मेरी आज्ञा मानोगे। तुम्हें मैं खून पिलाऊंगा, इंसानी खून। हा हा हा, आप महान है स्वामी, हमें आज्ञा दे स्वामी। सुनो, तुम लोगों की जीवन देने में सारी दौलत समाप्त हो गई है। सर्वप्रथम तुम लोग मेरे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके दौलत एकत्रित करो। जो आज्ञा स्वामी। और हाँ, तुम में से कुछ राम रहीम और उसके संबंधियों को पकड़ कर यहाँ लाओ। और उसी रात जब राह चलते लोगों की दृष्टि आकाश में उड़ते कंकालों पर पड़ी, अरे वह देखो, वह भूत, उड़ते हुए भूत। उड़ते हुए भूत एक बैंक के सामने पहुंचे। भागो भूत, भागो भागो। ठहरो, भागो मत। ये भूत वूत कुछ नहीं, किसी अपराधी का वैज्ञानिक चमत्कार है। शायद ये बैंक लूटना चाहते हैं। पोजीशन ले लो। ऑफिसर के आदेश पर सिपाहियों ने हवा में उड़ते कंकालों पर फायरिंग करनी आरंभ कर दी। फायर! परंतु गोलियों का उन कंकालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हा हा हा, ही। ओह, इन पर तो गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सिपाही भी भयभीत हो उठे। सर, ये वास्तव में भूत है, भागिए। हम भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते सर, भागो। ठहरो, डरो नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। तभी कंकालों ने भागते हुए सिपाहियों पर आक्रमण किया। आई उफ, हाय मरा। एक कंकाल पुलिस ऑफिसर की ओर बढ़ा। हे प्रभु, रक्षा करना। हा हा हा। और फिर हा हा हा, आई। उसके बाद चलो, अब देर ना करो, भीतर घुसो और सारा धन समेट लो। बैंक के भीतर प्रविष्ट हो उन कंकालों ने बड़े बड़े थैलों में तिजोरियों का माल भरना आरंभ कर दिया। जल्दी करो, लेकिन माल बचना नहीं चाहिए। स्वामी को धन की बहुत ज़रूरत है। कंकालों का एक दूसरा दल शहर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में पहुंचा। कंकालों ने जौहरी बाजार को लूटना शुरू किया। ओह अद्भुत, स्वामी इन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। वाह, सोने के गहने। स्वामी प्रसन्न होकर इंसानी खून पिलाएंगे। कुछ कंकाल राम रहीम की कोठी पर भी पहुंचे। तुम दो भीतर जाओ। यदि राम रहीम को पकड़ पाने में सफल न हो पाओ तो किसी तरह उन्हें कोठी से बाहर निकालने पर मजबूर करना। ठीक है। दोनों कंकाल राम रहीम के शयन कक्ष की खिड़की के निकट पहुंचे। दोनों गहरी नींद सो रहे हैं। खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर घुसो। खिड़की का शीशा तोड़कर उन्होंने खिड़की खोली और ध्यान से आहट न होने पाए। परंतु दूसरे कंकाल के कदम से हुई मध्यम सी आहट से ही राम की आंखें खुल गई। रहीम सावधान। या खुदा! राम ने बिजली की सी फुर्ती के साथ अपना रिवॉल्वर निकालकर उन दोनों कंकालों पर फायर किया। ओह, यह तो भूत प्रेत मालूम पड़ते हैं। लेकिन कंकालों पर गोलियां का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन पर तो गोलियां असर ही नहीं कर रही। रिवॉल्वर भी खाली हो चुका है। कहीं इनके शरीर पर बुलेट प्रूफ कंकाल जैसी पोशाक तो नहीं? हो, ही। फिर खाली रिवॉल्वर फेंककर राम ने उस पर छलांग लगाई। ओह, यह तो फौलाद के बने लगते हैं। लेकिन कंकालों को घुसा मारते ही राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी पत्थर से टकराया हो। तभी दोनों कंकालों ने उस पर आक्रमण किया। आह! फिर दोनों कंकाल भयानक अंदाज में राम की ओर बढ़े। तभी खामोश खड़े रहीम को जैसे होश आया। आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। कोई फायदा नहीं होगा, गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेट्रोल की बोतल शायद कुछ काम आ जाए। फिर जैसे ही एक कंकाल रहीम की ओर बढ़ा और दूसरा राम को उठाने झुका, राम को उठाने वाला कंकाल पेट्रोल से सरोवर हो गया। और ठीक उसी समय राम को खतरे में समझ रहीम ने फुर्ती से पलटकर उस पर फायर झोंक दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परिणाम आश्चर्यजनक निकला। अपने साथी का यह अस्त्र देख दूसरे कंकाल ने भयभीत हो खिड़की की ओर छलांग लगाई। राम, वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। ठीक है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। दूसरे कंकाल के पीछे पीछे राम ने खिड़की से छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, आह! राम पर वार करने वाले कंकाल के अन्य साथी थे। तुम दो इसे लेकर स्वामी के पास पहुंचो, बाकी मेरे साथ आओ। बहुत अच्छा। इधर कमरे के भीतर। हे भगवान, यह क्या बात है बेटा? मैं कुछ नहीं जानता अंकल, सिवाय इसके कि यह कंकाल मानव हमें मारने आए थे। राम इसके दूसरे साथी के पीछे गया है। तभी खबरदार, अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। यदि अपनी जान और खैर चाहते हो तो सब चुपचाप हमारे साथ चलो। राम हमारी कैद में पहुंच चुका है। क्या? कोई चारा नहीं, अब तो इनके साथ जाना ही होगा। कोई चारा न देख कर्नल राघव, राधा देवी और रहीम ने स्वयं उनके हवाले कर दिया। उसी रात बाल सिगरेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी की कोठी में कौन हो तुम और क्या चाहते हो? यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। उधर भूत महल में। हम सफल रहे स्वामी, पूरे शहर की दौलत आपके कदमों में है। हा हा हा, शाबाश मेरे गुलामों, आज मैं तुम्हें जी भरकर इंसानी खून पिलाऊंगा। तभी एक अन्य कंकाल भीतर प्रविष्ट हुआ। स्वामी की जय हो, हम आपके सारे दुश्मन को पकड़ लाए। शाबाश, वास्तव में आज की रात हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इन्हें बांध दो, मैं अभी आता हूँ। जब राम को होश आया, राम तुम ठीक तो हो ना?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरी चिंता न कीजिए और यह बताइए कि हम इस समय कहाँ और किस कैद में हैं। विश्वास विश्वास के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता राम, क्योंकि कंकाल हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ तक लाए हैं, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि हम भूत महल के किसी अंडरग्राउंड तहखाने में हैं। उसी समय डॉक्टर शैतान ड्रैकुला बालक और कुछ कंकालों के साथ हॉल में प्रविष्ट हुआ। महान स्वामी जिंदाबाद। हा हा हा, आखिर तुम सब फंस ही गए। तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। ड्रैकुला बालक के पीछे इसी शैतान इंसान का दिमाग काम कर रहा था और इसी ने लाशों को गायब करके कंकालों की फौज तैयार की है। अवश्य ही यह कोई खतरनाक एवं पागल वैज्ञानिक है। अब समझा तुमने हमें क्यों कैद किया है। इस दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा हूँ और आधी तैयारी पूरी भी हो चुकी है। दुनिया को तबाह करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हा हा हा, मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर शंकर है। कभी मैं भी भोला भाला और नेक दिल सुंदर इंसान था। मेरे छोटे से परिवार में बीवी और एकमात्र पुत्र था। उस समय मैं एक सरकारी प्रयोगशाला में नौकरी करता था, लेकिन इस दुनिया को मेरी खुशियाँ रास नहीं आई। मेरे कुछ दुश्मनों ने मुझे एक झूठे इल्जाम में 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया। हे ईश्वर, तुम तो जानते हो मैं बेकसूर हूँ। जेल से छूटकर जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इसी दुनिया के कुछ सरमाएदारों ने मेरी पत्नी को इज्जत लूट ली थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। हे ईश्वर, यह तू मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहा है? मैंने सीने पर पत्थर रखकर वह दुख भी झेला, लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? इसे कैंसर है, इलाज करने में काफ़ी पैसा लगेगा। मैंने डॉक्टर के लाख पे हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। मेरे बेटे को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। केवल बातों से इलाज नहीं होता शंकर। यदि अपने बेटों की ज़िंदगी चाहते हो तो फीस का इंतजाम करो। और फिर एक दिन बिना इलाज और दवा दारू के मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझ गरीब को माफ़ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं सका। मैंने बेटे की मौत भी सीने पर पत्थर रख कर झेल ली और एक नई नौकरी पर लग गया। एक दिन मैं भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मैं दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान था। नहीं, हे ईश्वर, तुमने मुझे मार ही क्यों न दिया? धैर्य से काम लो मिस्टर शंकर। लेकिन इस दुनिया को मेरी इस दुर्दशा पर भी दया नहीं आई। जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, कोई भयानक भूत लगता है, मारो, पागल है, मारो, आह। और दुनिया के दिए हुए जख्मों से मेरा दिल पत्थर हो उठा। डॉक्टर शंकर एक इंसान से डॉक्टर शैतान बनकर एक हैवान बन गया। मेरे दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। एक दिन बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा। इस दुनिया को मिटा कर रख दूंगा। एक दिन मैं खून के आंसू बहाता भटकता हुआ इस पुराने महल में पहुंच गया और यहीं रहने लगा। एक दिन महल के भीतर घूमते घूमते मुझे यहाँ के अंडरग्राउंड गुप्त तहखानों का पता चल गया। यह स्थान सुरक्षित है। यदि किसी तरह प्रयोगशाला कायम कर लूँ तो सपने पूरे हो सकते हैं। और मैंने किसी तरह पैसा जोड़ जोड़कर एक प्रयोगशाला कायम कर ली। प्रयोगशाला तैयार होने के पश्चात मैंने सर्वप्रथम ड्रैकुला बालक की उत्पत्ति की और बच्चों का दुश्मन बनकर पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। और मैं सबसे गिन गिन कर बदले ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला, जाओ, सबसे पहले राम का खून पीकर अपनी भूख शांत करो। आदेश मिलते ही ड्रैकुला बालक अपनी लाल लाल जीभ लपलपाता हुआ राम की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला बालक राम की गर्दन में अपने पहने दांत गड़ा पाता, द्वार से एक चमकदार किरण आई और ड्रैकुला बालक की छाती में समा गई। अगले ही पल उसका शरीर जल उठा और जल कर राख हो गया। आई स्वामी, मुझे बचाओ। उसकी दृष्टि द्वार की ओर घूम गई। पागल बूढ़ा, ओह, यह तो वही रहस्यमय बूढ़ा है। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम? पागल बूढ़े ने अपने चेहरे से मेकअप हटाया। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है शंकर। भलाई इसी में है कि तुम स्वयं को कानून के हवाले कर दो। दूसरे ही क्षण जो चेहरा सामने आया उसे देखकर डॉक्टर शंकर उर्फ डॉक्टर शैतान बुरी तरह चौंक उठा। ओह गुरुदेव, तुम! खामोश नीच, गुरु का नाम अपने गंदे मुंह से मत ले। आप कौन हैं श्रीमान? क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर दिवाकर है। अब मैं सब कुछ त्याग कर साधु बन चुका हूँ। किसी समय शंकर मेरे पास ही रहता था। उस समय मात्र यह 10-12 साल का एक अनाथ बालक था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और इसे विज्ञान की उच्च शिक्षा दी। पागल बूढ़े यानी प्रोफेसर दिवाकर ने बताया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन अपने आविष्कारों के फार्मूले में इसे मानव की भलाई के लिए दे रहा हूँ, उसका यह एक दिन थोड़े से दुख बर्दाश्त न करके मानव के विनाश के लिए प्रयोग कर बैठेगा। जिस दिन मुझे ड्रैकुला बालक के आतंक के विषय में मालूम हुआ था, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि यह इसी का काम है। उसे दवाई का फार्मूला मैंने ही उसे दिया था। यही नहीं, इन कंकालों की ईजाद भी मैंने ही की थी। मैं इसकी
तलाश में काफ़ी समय से लगा था, लेकिन चूंकि मुझे भूत महल की गुप्त तहखानों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए बूढ़े पागल के रूप में यहाँ की निगरानी कर रहा था। तुम लोग नाहक ही उसके हाथों मारे ना जाओ, इसलिए मैंने शुरू में तुम्हें रोकने की भी चेष्टा की थी। ओह, अब आप आज यहाँ अचानक कैसे पहुँच गए प्रोफेसर? ये लोग जब तुम लोगों को पकड़कर जंगल के गुप्त रास्ते से यहाँ आ रहे थे तो मैं इनका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। सब कुछ बताने के पश्चात प्रोफेसर दिवाकर खामोश हुए तो डॉक्टर शैतानक भयानक अट्टहास कर उठा। हा हा हा, चलो अच्छा ही हुआ प्रोफेसर कि तुम स्वयं ही यहाँ आ गए। तुम्हें भी इनके साथ मौत के घाट उतार कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना राजदार यहीं दफन कर दूंगा। मेरे जीते जी तुम इनका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे शंकर, अभी मालूम हो जाएगा। शुरुआत तुम्ही से करूंगा। गुलामों, नोच डालो इस बूढ़े की बोटी बोटी। जो आज्ञा स्वामी। कंकाल प्रोफेसर पर झपटे। यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसके लिए मेरा लैंसर किरणों का रिवॉल्वर ही काफ़ी है। अगले ही पल, स्वामी बचाओ, आह! अपने कंकालों को आग में जलकर भस्म होते देख डॉक्टर शैतान एकाएक बुरी तरह भयभीत हो उठा। भागने की कोशिश मत करना शंकर, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद कर चुका हूँ। यहाँ आने से पहले मैं पुलिस को फ़ोन करता आया हूँ। यही नहीं, उन्हें मैं तुम्हारे कंकालों से निपटने का तरीका भी बता चुका हूँ। पुलिस आती ही होगी। डॉक्टर शैतान को निशाने पर रखते हुए प्रोफेसर दिवाकर ने राम रही, कर्नल राघव, चीफ मुखर्जी आदि सभी को आज़ाद कर दिया। राम रहीम, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, गिरफ्तार कर लो इसे अभी। लीजिए प्रोफेसर अंकल। राम रहीम डॉक्टर शैतान की ओर लपके। वहीं ठहर जाओ, यदि आगे बढ़े तो अपनी माँ और अन्य से हाथ धो बैठोगे। ओह नहीं शंकर, राधा बहन को छोड़ दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। नहीं, हम नहीं, इस औरत को रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, पुलिस ने आक्रमण कर दिया है। ओह, मुकाबला करो और ख़त्म कर दो इन्हें। जो आज्ञा। डॉक्टर शैतान का ध्यान कंकाल की ओर आकर्षित देख राम ने गजब की फुर्ती के साथ उस पर छलांग लगा दी। आह! और प्रोफेसर दिवाकर ने आने वाले कंकालों पर किरणें छोड़ी। आई उफ! अब बचकर कहाँ जाओगे शैतान? उधर भूतमहल के बाहर इधर सहसा न जाने कहां से कई कंकाल प्रकट हुए और डॉक्टर शैतान को सहायता के लिए लपके, लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ने उन्हें अपने रिवॉल्वर का निशाना बना दिया। आ हाय उफ! तभी मार खाते डॉक्टर शैतान ने राम पर घूंसे से जबरदस्त प्रहार किया। ओफ! और फिर तेजी से दीवार पर लटकी तलवार के पास पहुंचा। ओह, वह राम को मारने जा रहा है। रहीम ने लपक कर अपने पैरों के पास पड़ा चाकू उठा लिया। रहीम का निशाना चूक था। आई! पुलिस ने भूतमहल पर कब्जा कर लिया और इस तरह डॉक्टर शैतान की मौत के साथ ही शहर पर छाया ड्रैकुला बालक और कंकालों का आतंक भी समाप्त हो गया। अब तो आप सारी हकीकत जान चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, अतः आप अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कीजिए और हमें विदा दीजिए। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। प्रोफेसर अंकल, आप भी चलिए न, इस खुशी में हमारे घर आपके लिए हम एक शानदार दावत का इंतजाम करेंगे। नहीं बेटे, मुझे साधु का अब दावत से क्या वास्ता, तुम लोग जाओ और आनंद पूर्वक रहो। अगले दिन राम रहीम के कारनामों के अखबारों में भूरी भूरी प्रशंसा छपी और उसी दिन शाम को एक विशेष समारोह में स्वयं गृह मंत्री ने अपने हाथों से राम रहीम को उनकी बहादुरी के लिए विशेष चक्र प्रदान किए। तुम्हारा यह कारनामा भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। राम रहीम जिंदाबाद। समाप्त।